कोई भी बच्चा बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है नहीं और आपको बोर्ड विजिबल है। आंखें ले लो। चलिए, तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में। तो सबसे पहली बात, टीचिंग शिक्षण। टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशन है। और मेरा सवाल यह है कि प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन किसे कहते हैं? पेशा क्या होता है? कोई भी बच्चा बता दे जो ऑनलाइन बैठा हुआ है। कोई भी बच्चा ये बता दे कि सर प्रोफेशन इसे कहते हैं। बोल कर बताएं, बोल कर अपना माइक ले लें और उस पर बोलें कि हाँ भाई, प्रोफेशन जो है इसे कहते हैं हम। एक प्रोफेशन से आप क्या समझते हैं? टीचिंग एक प्रोफेशन है। व्यवसाय। रोशन कुमार कुछ बताना चाह रहे हैं? चलिए, हम चर्चा करते हैं। टीचिंग क्या है बच्चों? एक प्रोफेशन है। और प्रोफेशन क्या होता है? जिसमें हमें ट्रेंड किया जाता है, जिसमें हमें प्रशिक्षण मिलता है, प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो टीचिंग को हमने क्या माना? प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग भी तो होती है, टीचिंग प्रैक्टिस होती है। विदाउट टीचिंग प्रैक्टिस आप टीचर नहीं बन सकते, है ना? तो पहले आपको उस जैसे हम यहाँ पर SCRT ने दो तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रखे हैं। प्री सर्विस एंड इन सर्विस। प्री सर्विस क्या होता है? सेवा पूर्व, जब तक आप सेवा में नहीं आए हैं। सेवा कौन सी है? टीचर की। जब तक आप उस सेवा में नहीं आए हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के दौरान जो आप ने ट्रेनिंग ली है, टीचिंग प्रैक्टिस की है, वो। और दूसरा होता है इन सर्विस, सेवाकालीन या अंतः सेवा। जॉब लगने के बाद भी सेमिनार्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? ये ट्रेनिंग है बेसिकली दो तरह की। SCRT कंडक्ट करवाती है, और टीचिंग एक प्रोफेशन के रूप में हम इस प्रकार देख लेते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों, और कोई डाउट होगा ना तो तुरंत मुझसे पूछ लेना भैया। आप लोग मैसेज कर देना, या तो कमेंट कर देना, और या फिर आप बोल कर भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हैं। अगर सामने बैठे होते तो मैं आपसे वैसे पूछ लेता। तो थोड़ा सा सेशन को ना इंटरेक्टिव बनाएंगे। कोई भी बात है मुझसे पूछ लें, और मैं जब पूछूं तो आप भी रिस्पॉन्स करें। देखिए, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर वन। इट मीन्स, इन्होंने दो शब्द यहां पर बताए कि मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, मोर मैच्योर एंड लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच का एक संबंध है। क्या? टीचिंग। टीचिंग एक संबंध है मोर मैच्योर पर्सनैलिटी और लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच का संबंध। अब यहां पर मोर मैच्योर कौन है? आप सब जानते हैं। लेस मैच्योर किसको मान लिया? स्टूडेंट को। ठीक है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन ही टीचिंग है। अब आप लोग मेरे सामने बैठे होते हैं, मैं यहां पर सिखा रहा हूं आपको,
और हमारे बीच का जो संबंध होगा वो ही तो टीचिंग है। ठीक है, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सीख रहे हैं, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और आपस में कम्युनिकेट करना, इंटरेक्शन करना। ठीक है, टीचिंग इज एन अरेंजमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ अ सिचुएशन टू ओवरकम ऑब्स्ट्रक्शंस एंड लर्न टू डू इट। इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन टू प्रोड्यूस लर्निंग। टीचिंग क्यों कर रहे हैं हम? वाई टीचिंग? हम टीचिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे क्या कर सकें? लर्निंग कर सकें, अधिगम कर सकें, सीख सकें। और आपको पता होना चाहिए लर्निंग का मतलब क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? अधिगम क्या है? कोई भी बच्चा बता दें कि सर लर्निंग ये होती है। सर किसी भी लर्निंग चीज को हम तब मानते हैं जब बच्चों के अंदर चेंजेस इन बिहेवियर देखा जाता है। जब बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन देखा जाएगा, इट मींस लर्निंग हुई है। हमने बच्चों को सिखाया, बच्चों ने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन जब तक वो अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करेगा, जब तक वो उसको लागू नहीं करेगा, इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तब तक हम उसे लर्निंग नहीं कहते हैं। चेंजेस इन बिहेवियर इज लर्निंग। ठीक है, और ये होता कैसे है? थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग कैसे होती है हमेशा? या तो अभ्यास से होगी या अनुभव से होगी। आपने लगातार अभ्यास किया किसी विषय का, और अभ्यास करने के बाद में जो आपने वहां से सीखा, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, लर्निंग है। आपने एक्सपीरियंस किया चीजों का, अनुभव किया, देखकर किया दूसरे को, किसी के साथ रहने पर आप। अदिति सिंह क्या कह रही हैं? लर्निंग इज व्हेन यू गेट न्यू नॉलेज, स्किल्स और आइडियाज। सही बात है भाई। जब आप नई चीज को अपने जीवन में धारण करते हैं, है ना। देखो, मुझे और मजा आएगा जब आप बोल के बताएंगे, है ना, क्योंकि मैं भी तो बोल के बता रहा हूँ। यस सर। हाँ, बोल के बताओ, आपस में हम इंटरेक्ट करेंगे तो और इंटरेस्टिंग सेशन बनेगा। ये बहुत अच्छा विषय है, लर्निंग एंड टीचिंग। मजा आएगा। कल को आप स्कूल में जाएंगे तब भी तो आप ये काम करेंगे। बोलना तो आपको पड़ेगा ही हमेशा, और टीचर तो बिना बोले रह ही नहीं सकता। आ जाओ, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। कॉपी निकाल लो। टीचिंग इज एन अरेंजमेंट, ये तो हो गया। टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस टू चेंज द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। देखो, इंटरपर्सनल एक शब्द है, और ये क्या बता रहा है? इंटरपर्सनल का मतलब होता है बिटवीन, मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं यहां से टीचिंग कर रहा हूं, हम यहां पर कितने लोग बैठे हैं? काफी सारे लोग हैं, है ना भाई। चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे वो आप हमारे सामने बैठे हो, तो जब टीचिंग हो रही है तो सामने कोई तो होना चाहिए। मैं किसके लिए टीचिंग करूं? तो टीचिंग एक क्या है? इंटरपर्सनल
कम्युनिकेशन कह लो, या इंटरपर्सनल एक इन्फ्लुएंस होगा टू चेंज द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन, ताकि मैं दूसरे व्यक्ति का जो बिहेवियर पोटेंशियल है उसको चेंज कर सकूं। ठीक है, अगला पॉइंट, इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंक्लूडिंग एन एजेंट व्यूज एंड सिचुएशंस, इंटरेक्टिव प्रोसेस इन बिटवीन टीचर एंड pupil ड्यूरिंग डेफिनेबल एक्टिविटीज। अब हम स्कूल्स में बच्चों को एक्टिविटी करवाते हैं, आजकल तो स्कूल्स में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है, तो इस एक्टिविटी को करवाने के लिए भी कौन होगा? टीचर होगा, है ना, स्टूडेंट्स होंगे, और ये दोनों मिलकर उस एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे। दोनों मिलकर करते हैं और एक इंटरेक्टिव प्रोसेस वहां पर देखने को मिलता है। कोई भी काम है पहले टीचर करेगा, उसे करके दिखाएगा ना बच्चों को। कोई मैं एक्टिविटी करवाने जा रहा हूँ बच्चों को, तो पहले मैं खुद करके दिखाऊंगा कि बेटा ऐसे करना है इसको, बच्चे मुझे देखेंगे, ऑब्जर्वर हैं बच्चे। उसके बाद में मैं बच्चों को मौके दूंगा कि वे अब अपने आप करें। ऐसे होता है। टीचिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर डिजाइंड एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन पीपल्स बिहेवियर, और हम इसलिए करवाना चाह रहे हैं ताकि बच्चों के व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकें। इज अ टास्क विच इज परफॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों के विकास के लिए ये टास्क करवाए जाते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग का नेचर क्या है? कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस कह रहे हैं, एक सामाजिक प्रक्रिया। कैसे? कोई बच्चा बताएगा मुझे कि टीचिंग एक सोशल प्रोसेस कैसे है? अदिति सिंह, आप ही बता दो। कि टीचिंग को हमने सोशल प्रोसेस क्यों कह दिया, आप बताओ। हम्म। क्योंकि वहां पर अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। उसमें सारा तो हो रहा है उसमें क्या कहते हैं, मतलब उसका विकास ही तो हो रहा है, उसको अच्छे चीजें सिखा रहे हैं ना। वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, जो बालक है ना, वो एक हमारे समाज का एक अंश है ना। स्कूल जो है कम्युनिटी का एक हिस्सा है, समुदाय का हिस्सा है हमारा स्कूल। जॉन डीवी एक साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने स्कूल को मिनी सोसाइटी भी कहा है, लघु समाज। स्कूल क्यों? क्योंकि ना स्कूल की ना एक चार दीवारी है, इस चार दीवारी में बच्चे, अध्यापक एक साथ रहते हैं, और हम कहते भी तो हैं कि लोगों के समूह को समाज कहते हैं। तो लोगों का समूह तो है स्कूल के अंदर, और लोग कौन है? अध्यापक और बच्चे हैं। ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि बच्चा पढ़ लिखने के बाद में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो ऐसी हो जिसे पाकर बच्चा समाज के लिए उपयोगी बन जाए, है ना। हम कभी ये नहीं कहते कि बच्चों को शिक्षा ऐसी मिले जिसे पाकर वो विदेश चला जाए, कभी नहीं बोलते ना। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं, महात्मा गांधी ने भी ये वाली बात बोली है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दे दो जिसे पाकर बच्चा स्वावलंबी बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, सेल्फ डिपेंड हो जाए। ये तो कह रहे हैं। अच्छा, सेल्फ डिपेंड हो तो किसका फायदा होगा? समाज का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। इसलिए ये वाली बात होती है हमेशा। और आपको एक सवाल के अंदर ही पूछ लेता है कि शिक्षण एक सामाजिक पेशा बिल्कुल है। एक सवाल डीएसएसबी के अंदर पूछ लेते हैं, सीटेट में पूछ लेते हैं, एक एप्टीट्यूड का सवाल है। क्या कहते हैं कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? ऑप्शन मिलते हैं आपको चार। आप टीचर क्यों बनना, भाई अच्छा सवाल है ना, भाई आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर क्यों नहीं बने?
आप इंजीनियर क्यों नहीं बने? भाई हम अपने साथ साथ दूसरा विकास करना चाहते हैं। और भी जवाब आएंगे इसके, देखो। अब ये बच्चे बताएंगे मुझे ऑनलाइन जो बैठे हुए हैं कि आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं, आपने यही क्यों चुना? भैया आप अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं, दुनिया ने खोल रखे हैं आजकल जगह जगह, आप भी खोल लेते हैं। लेकिन नहीं, आप इंजीनियर बन जाते हैं। आपने टीचर ही क्यों चुना कि भाई मुझे टीचर बनना है? अब इसके ऑप्शन ही हो सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि टीचर बनने के बाद में सैलरी अच्छी मिलती है। हाँ, एक, सुनना भी ध्यान से, सैलरी अच्छी मिलती है। एक, टीचर बनने के बाद में स्कूल के साथ साथ हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। हाँ, अच्छी बात है। टीचर बनने के बाद में समाज में हमारा रुतबा बढ़ जाता है, लोग हमें अलग निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। हाँ, तीसरी बात। और शिक्षण, टीचिंग एक सामाजिक पेशा है। चौथी बात, है ना। और पांचवी बात कि टीचिंग हमारा पैशन है, बच्चों को हमें सिखाना अच्छा लगता है। टीचिंग एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है जिसमें हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं, जीवन पर्यंत सीखते हैं। पांचवा। तो इनमें से दो पॉइंट आपको अच्छे लगे, कौन से? जीवन पर्यंत सीखना, एक सामाजिक पेशा, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, वेतन अधिक मिल जाता है, समाज में रुतबा बढ़ जाता है। ये पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन इनको हम फ्रंट पे नहीं रख सकते कभी भी जिंदगी में। वो नहीं। हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है ना। तो ये केबीएस के इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से कभी, कितने साल पहले। ठीक है, चलिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है, बालक एक समाज का हिस्सा है, हमें बालक को एक अच्छे लेवल तक ले जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं भाई, समझ में आ रही है बात तुम्हें? हाँ ना, कुछ तो बता दो। यस यस सर। यस जी सर। हाँ। आ रही है समझ में, वेरी गुड। तो बेटा रिस्पॉन्स किया करो, है। कौन सा? ये तो है। ये पहला ही पेज है। हाँ, अगला इसमें लिखा हुआ है बच्चों, नेचर ऑफ टीचिंग में, टीचिंग क्या है? बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग एक कला भी है और टीचिंग एक विज्ञान भी है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि टीचिंग कला कैसे, आर्ट कैसे? बताए। टीचिंग कला कैसे है? आपने सही जवाब दिया। हो सकता है भी नहीं पढ़ा सकता, ये एक आर्ट है जिस तरीके से हम इसको पढ़ा रहे हैं। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, सबके अंदर एक यूनिकनेस है, उसकी एक कला है सिखाने की। और टीचर वही अच्छा है जो बच्चों के लेवल पर आकर सिखाए, है ना। भाई मुझे पता होना चाहिए मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं, उन बच्चों का लेवल क्या, उन बच्चों का स्तर क्या है। और जब तक मैं उनके स्तर पर नहीं आ जाऊंगा तब तक बच्चे सीख नहीं पाएंगे, है ना। अगर मैं उनको हाई लेवल की बातें बता रहा हूं, उनका स्तर नीचे है, तो उनके ऊपर से जाएगी बातें, वो कहेंगे यार समझ ही नहीं आता सर क्या बोलते हैं। तो बच्चों के स्तर पर आना बहुत जरूरी है, और बच्चों के स्तर पर हर कोई नहीं आ सकता। कंटेंट की नॉलेज होना एक इज डिफरेंट थिंग, और एक टीचर होना एक अलग बात है ना। भाई मान लो मैंने 2 साल मैथ्स पढ़ लिया, मैथ्स की नॉलेज मुझे हो गई, लेकिन क्या मैं उसको डिलीवर कर पा रहा हूं? ये हर किसी के बस की नहीं है। आप किताब तो आप भी पढ़ रहे हैं, इसलिए तो आए हैं, इसलिए तो बच्चे ऑनलाइन जुड़ गए हैं आके, है ना। भाई ये किताब ही मेरे पास है, यही किताब तुम्हारे पास है,
लेकिन जब तक हम आमने सामने बैठकर उस पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक हमारे आइडियाज नहीं बढ़ेंगे। पता क्या होता है, अब आप लोग फर्स्ट ईयर में है बीएड के, आपको क्या करना है, वहां पर पेपर मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्टिव उसमें लिखने हैं, अपनी भाषा में अपने विचारों को, अपने आइडियाज को उसमें लिखना होगा आपको। लिख कब पाएंगे, जब आपके पास में उसकी समझ होगी। भाई सवाल आया कि व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग, तो शिक्षण के बारे में आपके पास विचार तो होने चाहिए कम से कम। आइडिया ही नहीं है तो आइडिया खत्म हो गया तो लिख नहीं पाएंगे आगे, यार दिमाग में आ नहीं रहा क्या लिखूं। ये कोई एमसीक्यू डीएसएस का पेपर तो है नहीं कि सवाल पढ़ा, चार ऑप्शन मिले, पहचान कर लिया, अच्छा ये वाला सही होगा, ये तो है नहीं। तो डिस्क्रिप्टिव है, इट मीन्स आपके पास में समझ होनी चाहिए, आपके पास में आइडियाज, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट आपको मिल गया ना, तो उसके बाद आप उसको बनाकर लिख सकते हैं अपनी भाषा में। बस इन पर हमें चर्चा करनी है। तो टीचिंग क्या है, एक कला है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक कला होती है। आप अपने आप को कभी ये ना माने कि भाई मेरे अंदर तो आर्ट है ही नहीं। नहीं, जब आप अपने अंदर का पोटेंशियल बाहर निकालेंगे ना, तो आप एक सबसे अलग टीचर निकल कर आएंगे। पता है आपको, बस कमी हो सकती है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की, कमी हो सकती है नॉलेज ऑफ कंटेंट की, है ना। कंटेंट की नॉलेज हो सकती है हमें, उसकी कमी हो सकती है, इसलिए हम कभी फ्रंट फुट पर नहीं आते हैं। हाँ, टीचिंग एक साइंस भी है, बिल्कुल है। कैसे है टीचिंग, एक साइंस कैसे है, विज्ञान कैसे है शिक्षण। टीचिंग एक साइंस भी है। क्या कभी हम बिना तथ्यों के, बिना फैक्ट्स के बच्चों को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं? नहीं देते। हमारी टीचिंग के अंदर साइंस छिपी हुई है। बिना लॉजिकल, यानी कि बिना तर्क लगाए हम कोई बात नहीं रखते कभी भी। आप भी अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये समझ नहीं आया, समझ क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने उसके ऊपर लॉजिकल थिंकिंग की, तर्क वितर्क किया। अच्छा ये तो ऐसे है, सर ये इसका जवाब क्या होगा, सर ये वाली बात क्या होगी, इसका मतलब टू थिंक लॉजिकली। जब आप एक साइंटिफिकली सोच लेकर चल रहे होते, तो हाँ, टीचिंग के अंदर इस सोच का होना भी जरूरी। आगे बढ़े। इट इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, मैंने पहले ही बताया आपको क्लास शुरू होते ही कि टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। प्रोफेशनल एक्टिविटी क्यों कह दी, क्योंकि प्रोफेशन ऐसे होता है क्योंकि टीचिंग के अंदर हमें ट्रेंड किया जाता है, हमें प्रशिक्षित किया जाता है। हमेशा वे सभी चीजें पेशा कहलाती हैं जिसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे डॉक्टरी है, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग मिलती है ना, कई साल तक प्रैक्टिस करते हैं वो, इट मींस डॉक्टरी एक पेशा है। इंजीनियरिंग एक पेशा है, क्यों, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी क्या होता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है। टीचिंग एक पेशा है, हाँ क्यों, क्योंकि उसमें भी उनको ट्रेनिंग मिलती है। आपको कहाँ भेजते हैं, स्कूल में भेजते हैं ना, जाओ भाई स्कूल में जाओ और बच्चों के साथ में, क्योंकि जब तक आप बच्चों के सामने जाए, अब पता क्या होता है, कई लोगों को ना डर लगता है फ्रंट पे आकर, यार घबराहट हो जाती है, बच्चे बैठे होंगे, कुछ गलत ना निकल जाए मेरे मुंह से, पता नहीं मैं बच्चों को समझा पाऊंगी नहीं समझा पाऊंगी, बच्चे मेरी तरफ देखेंगे सारे, 50 बच्चे बैठे मेरी तरफ देख रहे हैं, क्या होगा, घबरा ना जाऊं मैं। कब तक, जब तक आप वहां पर जाएंगे नहीं तब तक ही तो होगा। वहां जाएंगे 2 बार 4 बार 10 बार, तो धीरे धीरे जो आपकी हेजिटेशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, है ना। मैं भी 6 साल हो गए, मुझे भी टीचर हूं मैं दिल्ली में, समझ रहे हैं। तो डीएसएसबी की तैयारी करवाते हैं बच्चों को टीचिंग की। तो प्रोफेशन किसे कहते हैं, जिसमें हमें ट्रेनिंग मिलती है, और टीचिंग में तो मिलती है ट्रेनिंग है, प्री सर्विस मिलेगी, इन सर्विस मिलेगी, हमारे भी सेमिनार्स होते हैं, एससीईआरटी के द्वारा सेमिनार कंडक्ट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बार टीचर बन गए तो अब आपकी जिंदगी भर आपको अपग्रेड नहीं करेंगे, नहीं, समय समय पर आपको अपग्रेड किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि भाई ये वाली पॉलिसी आई है, इस पर काम करो अब, ये वाला एनसीएफ है, इस पर काम करो अब। बच्चों को लर्निंग पे ये बच्चों को लर्निंग ऐसे करवानी है जो एक्टिविटी बेस्ड हो, बच्चों को कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग करवानी है अब। तो ये आपको कब पता लगेगा, जब आपके लगातार ट्रेनिंग सेशन होंगे, लगातार आपके सेमिनार होंगे, वेबिनार होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, एन आउटपुट ऑफ टीचर्स एफर्ट्स। आउटपुट ऑफ टीचर्स एफर्ट का मतलब क्या है, कि जो टीचर प्रयास करता है उसका एक आउटपुट ही तो है टीचिंग। भाई मैंने टीचिंग करने के लिए पूरी प्लानिंग करी, मैंने एक चैप्टर लिया और उसके ऊपर मैंने अपनी पूरी प्लानिंग बना ली,
कि भाई मुझे कक्षा में जाकर ये डिलीवर करना है, ये डिलीवर करना है, इस तरीके से करना है, उसके बाद बच्चों को क्या सवाल देने हैं और मेरा क्या आउटपुट निकल कर आएगा। जिसे हम बोलते हैं यहां पर, आपने सुना भी होगा शब्द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। दो तरह के होते हैं बच्चों, जनरल एंड स्पेसिफिक। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, दो तरह के उद्देश्य होते हैं किसी भी पाठ को सिखाने के। जब मैं कक्षा में आया और मैंने ये बोला बच्चों को, बच्चों आज हम इस पाठ को पढ़ने के बाद में आपके और हमारे व्यवहार में ये परिवर्तन आएंगे, इसका मतलब वो कौन सा उद्देश्य है, स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि वो पाठ के तुरंत बाद हमें मिल जाएंगे, है ना। जैसे मान लो मैंने ईवीएस का एक चैप्टर पढ़ाया बच्चों को, कौन सा, फूड। तो फूड चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों आज आपके और मेरे बिहेवियर में ये परिवर्तन आ जाएंगे भाई। क्या आ जाएंगे? कि बच्चे जो फूड होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स, उसमें क्या क्या कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन किन से मिलता है, प्रोटीन किन से मिलता है, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर, ये सारी पहचान कर पाएंगे। आज कर लेंगे ना बच्चे पहचान, हाँ भाई सही बात है। जंक फूड कौन से होते हैं, बच्चे उसकी पहचान कर पाएंगे। रोजाना हमें मैगी नहीं खानी चाहिए मम्मी से बनवा के, ये बच्चा उसको पहचान कर पाएगा। पानी का इंटेक हमें करना चाहिए। यानी कि बच्चों को की क्लास के बाद जो चीजें मिल जाएंगी तुरंत, दैट इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन जो लंबे समय तक उस विषय को पढ़ने के बाद प्राप्त होंगे, दैट इज जनरल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। जैसे मैंने कहा कि मैथ्स को आप पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ते हुए हैं मैथ्स को। किसी ने 11th 12th में पढ़ा होगा, किसी ने बीएससी में पढ़ा होगा, फिर भी मैथ नहीं आ रहा है भाई। 10वीं तक तो कम से कम पढ़ा ही है। और 10वीं तक पढ़ने के बाद भी आज जब बच्चे मुझसे, डीएसएसबी के बच्चे, सीटेट के बच्चे मिलते हैं, केवीएस के बच्चे जब मिलते हैं मुझसे, सर मैथ्स नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? जबकि 10 साल पढ़ के आए हो मैथ्स। 10 साल तो पढ़ा है, पहली क्लास से मैथ्स पढ़ना शुरू कर दिया था। सुनाओ भाई, टू का टेबल क्या होता है, 100 तक की गिनती लिख के लाओ, 10 बार टेबल, 10 तक के टेबल लिख के लाओ, 50 बार लिखो इसको। तो ये करवाया था ना काम, तब भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? कि जनरल ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो किसी विषय को लंबे समय तक पढ़ने के बाद आते हैं, और ये कोई गारंटी नहीं है कि लंबे समय के पढ़ने बाद में भी आएंगे। समझ रहे हैं? और मैथ्स बच्चों को क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि वो अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। यही तो है भाई। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जमा घटा गुणा भाग, क्यों करवा रहे हैं? ताकि बच्चा सब्जी लेने गया है, 200 का नोट दिया, कितने वापस आने हैं, कितने देने हैं, क्या करना है, क्या लेन देन है। उनको ये नहीं पता 69 कितना होता है, उन्हें ये नहीं पता 79 कितना होता है, 89 कितना होता है, 59 कितना होता है, 67 कितना होता है। तो फर्क, वो घटा करना, जमा करना, बच्चा किताब में तो कर पा रहा है लेकिन व्यवहारिक नहीं कर पा रहा है, वैसे नहीं कर पा रहा है। तो चीजों का फर्क होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों को हम कक्षा में ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। जैसे मान लो साइंस है, लंबे समय तक साइंस को पढ़ने के बाद में बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आ जाएगा। अब बच्चा हर चीज के बारे में एक अलग सोच रखेगा अपनी, किसी भी चीज को एडॉप्ट करने से पहले उसके तर्क वितर्क के बारे में सोचेगा। तो वो साइंस की देन है ना ये। हाँ भाई, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, समझ में आ रही है बातें? यस सर, आ रही है समझ में। हाँ बस ऐसे बोल दिया करो, हाँ सर आ रही है, थोड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीचिंग के नेचर की हम बात करें और कम्युनिकेशन स्किल पर बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता।
बच्चों इसे हम हिंदी में संप्रेषण कौशल बोलते हैं। इट इज द नंबर वन स्किल ऑफ एवरी टीचर। ये हर एक अध्यापक की सबसे बड़ी और पहली स्किल है, कौशल है। लिख लिया करो साथ साथ। इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी में लिखोगे? दोनों में लिखोगे। मैं बोल रहा हूँ दोनों में, और आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी लिख लेंगे। इट इज द नंबर वन स्किल ऑफ एवरी टीचर। प्रत्येक अध्यापक का पहला कौशल है, पहला सबसे बड़ा कौशल है। इट इज द नंबर वन स्किल ऑफ एवरी टीचर। प्रत्येक अध्यापक का पहला सबसे बड़ा कौशल है। और एक बात इसमें और लिख लेंगे। द टीचर शुड कम्युनिकेट द टीचर शुड कम्युनिकेट इन सच एन इजीएस्ट वे। अध्यापक को अपनी बात इतनी सरलता और सहजता से बतानी आनी चाहिए, सरलता और सहजता से बतानी आनी चाहिए, सो दैट वीक स्टूडेंट्स में ऑल्सो गेट अंडरस्टैंड। ताकि कमजोर बच्चा भी आसानी से सीख जाए। सो दैट वीक स्टूडेंट्स में ऑल्सो गेट अंडरस्टैंड। ताकि कमजोर बच्चा भी आसानी से सीख जाए। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, लिख भी रहे हो तुम लोग? Sir, please repeat once again. हैं? सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। इंग्लिश में, हिंदी में? हिंदी में। अध्यापक को अपनी बात इतनी सरलता से बतानी आनी चाहिए Yeah. ताकि कमजोर बच्चा भी आसानी से सीख जाए। सो दैट वीक स्टूडेंट्स में ऑल्सो गेट अंडरस्टैंड। ताकि कमजोर बच्चा भी आसानी से सीख जाए। सही बात है ना भाई? भाई टीचर हम कब मानेंगे अच्छा टीचर है? कि वो अपनी बात को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि जो कमजोर बच्चा बैठा है कक्षा में, उसके भी दिमाग में घुस जाए कि हाँ भाई इसने क्या बताया। इंटेलिजेंट तो बिना बताए सीख जाएगा, है ना? वो है इंटेलिजेंट। किसको? संप्रेषण कौशल ऐसे लिखते हैं। संप्रेषण कौशल लिख लिया भाई ऑनलाइन वालों? यस सर। Yes, sir. गुड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कम्युनिकेशन स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। हर एक अध्याय देखो, हम क्या करते हैं, कक्षा में गए, कक्षा में जाने के बाद सबसे पहला काम ही हमारा कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। मैंने भी कहा था कि भाई बोलना टीचर के लिए बहुत जरूरी है, जरूरी है। बोलना ही पड़ेगा। अब आप सोचो, शर्माओ, घबराओ, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। बोलना तो पड़ेगा। सामने नहीं बोलोगे, कक्षा में बोलोगे, है ना कहीं तो बोलोगे ही ना। तो टीचर का काम सबसे बड़ा कम्युनिकेट करना है, अपनी बात को रखना है। डिलीवर कैसे करना है कंटेंट को, वो तरीका आपके पास में बहुत सरल होना चाहिए, तरीका आना चाहिए। अगला पॉइंट है एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। ये मैं बता चुका हूं कि टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। अंतः क्रिया बोलते हैं इंटरेक्शन को। भाई टीचिंग के अंदर हम कक्षा में क्या करते हैं, लगातार इंटरेक्शन ही तो होती है ना? और इंटरेक्शन किसके बीच में होती है? टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। अंतः क्रिया होती है अध्यापक और बच्चों के बीच में। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स पर बात करते हैं कि शिक्षण का महत्व क्या है।